गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों, आज हम लोग 12th क्लास फ्लेमिंगो बुक का जो फर्स्ट चैप्टर था द लास्ट लेसन, उसका सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको, इससे पहले कि इस वीडियो को आप देखना शुरू करें, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है। जो लोग फर्स्ट पार्ट देख के आए हैं वो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें अभी तक जो हमने फर्स्ट पार्ट में ये देखा था कि क्लास के पीछे जो बैक साइड में जो विलेजर्स बैठे थे, हाउसर बैठे थे, पोस्टमास्टर बैठे थे, वो शायद मिस्टर एम हेमिल को थैंक करने के लिए, उनके 40 इयर्स की सर्विस के लिए शायद बैठे होंगे। जब तक ये फ्रांज सोच रहे थे, तभी अचानक इसके आगे क्या होता है, उसके आगे का सेकेंड पार्ट है। देखिए, While I was thinking of all this, I heard my name called। तो फ्रांज कहते हैं कि जिस दौरान मैं ये सब सोच रहा था, I heard my name called, और उसी समय मेरा नाम पुकारा गया क्लास में। It was my turn to recite। ये मेरा नंबर आ गया, क्योंकि जो है एम हेमिल ने पार्टिसिपल्स लर्न करने के लिए दिया था। तो एम हेमिल ने फ्रांज को कहा कि अब आपको पार्टिसिपल्स के रूल बताने हैं। What would I not have given to be able to say the dreadful rule for the participles all through। तो कहते कि वो फ्रांज कहते हैं कि मैंने क्या क्या एफर्ट नहीं डाला, या मैंने क्या कोशिश नहीं की जो है पार्टिसिपल्स के रूल को बताने के लिए। वेरी लाउड एंड क्लियर। तो मैंने कोशिश तो यही किया कि बहुत लाउड एंड क्लियर तरीके से मुझे आज पार्टिसिपल्स का आंसर करना है, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना एक मिस्टेक किए। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। लेकिन वो क्या कहते हैं, फ्रांज कहते हैं कि मैं क्या हो गया, मिक्सड अप हो गया पहले ही शब्द में, मतलब पहले वर्ड में ही फ्रांज को ये जो है, जो उन्हें पार्टिसिपल्स पढ़ा होगा वो भूल गया, और बिल्कुल भी वो आंसर नहीं कर पाए। एंड स्टूड देयर, और अपनी जगह पे वो खड़े रह गए। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, और इस डर से कि शायद एम हेमिल अब उन्हें डांटेंगे। उनका जो हृदय था, हार्ट था, वो तेज़ी से बीट कर रहा था, मतलब धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मिस्टर एम हेमिल की तरफ ऊपर देखें। आई हर्ड एम हेमिल से टू मी, और मैंने सुना एम हेमिल को कहते हुए, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं आपको डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच। एम हेमिल कहते हैं कि नन्हे फ्रेंच, मैं तुमको डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ। वो कहते हैं कि तुम्हें लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए, बैड फील करना चाहिए, तुम्हें सॉरी फील करना चाहिए कि तुमसे ये नहीं आ रहा है। सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो कहते हैं कि देखो, आज हम किस सिचुएशन में आ गए कि हम एनस्लेव हो रहे हैं, गुलाम हो रहे हैं, और कल से हमारी जो है एक नई लैंग्वेज होगी, हमारी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उस पर हम बात नहीं कर पाएंगे। और हमेशा हम क्या कहते रहे कि हमारे पास क्या है, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब तुम हमेशा ये सोचते रहे कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा समय है, और तुम हमेशा कहते थे आई विल लर्न इट टुमारो, कि हम इसको कल याद कर लेंगे। जो भी आपको पढ़ाया जाता था, आप हमेशा ये सोचते थे कि अभी जल्दी क्या है, हम कल याद कर लेंगे। और देखो सिचुएशन कहाँ से कहाँ आ गई है। आगे देखिए क्या कहते हैं, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। तो एम हेमिल कहते हैं कि देख लो आज हम लोग किस सिचुएशन में आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सिस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। तो कहते हैं कि अब जो है एल्सिस के लिए बहुत ही ट्रबल, मतलब मुश्किल समय आ गया है। ठीक है, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, है ना। और जो हमारी टालने की और ना सीखने की जो एक हैबिट है, उससे आज हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि शायद जो हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज है फ्रेंच, उसको हम कभी भी अब उस पर बात नहीं कर पाएंगे, उस पर सीख नहीं पाएंगे। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen। तो कहते हैं कि अब जो नए लोग आएंगे, जो जर्मन्स आएंगे, जो तुम्हें पढ़ाएंगे, उनके पास ये अधिकार होगा कहने के लिए हाउ इज़ इट, देखो क्या स्थिति है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम अपने आप को फ्रेंचमैन तो कहते हो, तुम एक फ्रेंच हो, फ्रांसीसी हो, लेकिन तुम्हें खुद फ्रेंच ना तो लिखना आ रहा है, ना अच्छे से बोलना आ रहा है। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। तो वो लोग तुमको क्या कहेंगे कि ना तो तुम अपनी खुद की लैंग्वेज अच्छे से बोल पाते हो,
और ना ही लिख पाते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांज। लेकिन एम हेमिल कहते हैं कि तुम उतने भी बुरे नहीं हो, तुम उतने भी वर्स्ट नहीं हो। फ्रांज, वो फ्रांज को समझाते हैं कि प्यारे बच्चे, फ्रांज तुम इतने भी बुरे नहीं हो, तुम अपने आप को इतना गिल्टी महसूस मत करना। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विथ। इसमें कहते हैं तुम्हारी बस गलती नहीं है, इसमें हम लोगों की भी गलती है। योर पेरेंट्स वर नॉट एन एक्सेस इनफ टू हैव यू लर्न। तो कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे सीखने के लिए बहुत ज़्यादा एन एक्सेस मतलब ईगर नहीं थे, बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फॉर्म और एट द मिल्स। तो कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें कभी कभी किसी फॉर्म में एक्स्ट्रा काम के लिए भेज देते थे और किसी मिल में भेज देते थे, सो एज़ टू हैव अ लिटिल मोर मनी। अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए या कुछ और पैसा कमाने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मिल में या किसी फार्म में भेज देते थे ताकि कुछ और पैसा कमाया जा सके। इसलिए केवल तुम्हारी बस इसमें फॉल्ट नहीं है। एंड आई, और मैं भी इसके लिए क्या हूँ, रिस्पॉन्सिबल हूँ। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मुझे भी इस चीज़ के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल, मैं भी अपने आप को मानता हूँ, मुझे भी इसका दोषी माना जाना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स। वो कहते हैं कि एक इंटेरोगेटिव टोन में कहते हैं कि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैंने तुमको कभी जो है अक्सर नहीं भेजा है किस काम के लिए, टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। तो कहते हैं कि देखो, क्या मैंने तुमको कभी कभी अपने फ्लावर्स में, गार्डन में जो फ्लावर्स लगे हैं उनको वाटर करने के लिए, पानी डालने के लिए नहीं कहा है? कहा है। इसका मतलब है मैंने भी तुम्हें कभी कभी जो है पढ़ने के बजाय तुम्हें कहा कि जाओ पौधों में पानी डालाओ, ठीक है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और कहते कि देखो जब भी मैं फ़िशिंग करने के लिए जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब मैं फ़िशिंग के लिए जाता था तो क्या मैंने तुमको हॉलीडे नहीं दिया या मैंने छुट्टी नहीं दी? इसका मतलब है कि जब भी मैं फ़िशिंग करने के लिए जाता था तो मैं भी तो तुम्हें छुट्टी दे देता था। इसके लिए तुम्हारे पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं और मैं भी इस बात के लिए ज़िम्मेदार हूँ तुम्हारे नहीं सीखने के लिए। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। तभी एम हेमिल कभी एक चीज़ से दूसरी चीज़ और दूसरे एक विषय से लेकर दूसरे विषय तक एम हेमिल लगातार बात करते रहे ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कुछ वो बताते रहे। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और ये कहते रहे कि जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ही सुंदर भाषा है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरे विश्व में, इन द वर्ल्ड। द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, कहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर और बहुत ही ज़्यादा तार्किक लैंग्वेज है पूरे विश्व में। दैट वी मस्ट गार्डेड, और वो अपने लोगों को बताते हैं कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें अपनी जो लैंग्वेज है उसको कभी भी भुलाना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो कहते हैं कि जब भी लोग क्या किए जाते हैं, एनस्लेव किए जाते हैं, गुलाम बनाए जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी लैंग्वेज को नहीं भूलते हैं, अपनी लैंग्वेज को बनाए रखते हैं। दे हैड द की, उनके पास देयर प्रिजन के अंदर, जेल में एक की की तरह, एक सीक्रेट की तरह काम करती है, और वो आपस में अपनी भाषा में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और तभी इस गुलामी से वो मुक्त भी हो सकते हैं। यदि खुद की लैंग्वेज भी भुला देंगे तो शायद वो आपस में कम्युनिकेट भी ना कर पाएँ। तो एम हेमिल कहते हैं कि इसको सभी लोगों को बचाए रखना है, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही क्लियरेस्ट, बहुत ही लॉजिकल और जो है मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, इसे हमें बचाए रखना है। Then he opened a grammar and read us our lesson, और फिर उन्होंने ग्रामर बुक ओपन करवाई और जो है ग्रामर का लेसन कराया। I was amazed to see how well I understood, और मैं बड़ा आश्चर्यचकित था, अमेज्ड था कि how well मतलब बहुत ही आसानी के साथ मैंने आज पहली बार चैप्टर को, ग्रामर के चैप्टर को बड़ी आसानी से समझा जो भी उन्होंने पढ़ाया। All he said seemed so easy, जो भी उन्होंने कहा वो बहुत ईजी लगा, बहुत सिंपल लगा। I think too
दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। आज जो है फ्रांज को लग रहा है कि शायद मैंने कभी बहुत ध्यान से चैप्टर को, लेसन को सुना नहीं, क्योंकि आज जब मैं ध्यान से सुन रहा हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और मुझे आज ऐसा लग रहा है कि एम हेमिल ने कभी भी इतने पेशेंस के साथ सब कुछ नहीं समझाया है, क्योंकि आज मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो बेचारा व्यक्ति है एम हेमिल, वो चाहते हैं हमें सब कुछ देना जो भी वो जानते हैं। एम हेमिल जो भी जानते हैं, आज चूँकि अंतिम दिन है, अंतिम लेसन वो कर रहे हैं, तो जो भी उनके पास नॉलेज है वो शायद हमें सब कुछ देना चाहते हैं बिफ़ोर गोइंग अवे, जाने के पहले, क्योंकि अब वक्त जाने का है। कल से नए टीचर्स आएंगे, नई लैंग्वेज होगी। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, और सब कुछ हमारे दिमाग में वो डाल देना चाहते हैं, रख देना चाहते हैं, ताकि हम हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें। एट वन स्ट्रोक मतलब एक साथ। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, और ग्रामर के बाद हमें राइटिंग वाला सेक्शन पढ़ना था। दैट डे एम हेमिल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, और उस दिन जो है एम हेमिल हमारे टीचर ने सबके लिए नई नई कॉपियाँ लेके रखी थी। रिटन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और बहुत ही गोल गोल मतलब राउंड करके उन्होंने हाथ से क्या लिखा था, फ्रांस एल्सिस, और उन कॉपियों में इस तरीके से फ्रांस एल्सिस उन्होंने लिख रखा था। आगे देखिए, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वो ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे छोटे फ्लैग्स हों, झंडे हों, फ्लोटिंग एवरीवेयर, जो क्या हो रहे थे सभी जगह। ऐसा लग रहा है जैसे तैर रहे हों, फ्लोट कर रहे हों इन द स्कूल रूम, स्कूल के रूप में, जैसे वो एक फ्लैग की तरफ, झंडे की तरह लहरा रहे हों। हंग फ्रॉम द रॉड, और एक रॉड में ऐसा लग रहा है कि लटके हुए हैं। एट द टॉप ऑफ द डेस्क के टॉप में उनको रखा गया है। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was। तो कहते हैं आप देख सकते हैं कि कितना जो है फोकस्ड सभी लोग लग रहे हैं, जो लोग भी बैठे हैं, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना साइलेंस है, कितना क्वाइट है, कितनी शांति से सभी लोग एम हेमिल को सुन रहे हैं। द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। कहते कि इतनी शांति, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस है कि केवल पेन की स्क्रैच करने की, जो पेन चलाने की आवाज़ है, वो आवाज़ उस पेपर के ऊपर आ रही है। अदरवाइज एवरीथिंग वॉज वेरी वेरी साइलेंस। वंस सम बीटल्स फ्लो इन, और कहते हैं कि कुछ बीटल्स इस बीच, कुछ भंवरे उस कक्षा में फ्लू मतलब उड़े बीच में से, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। तो कक्षा के बीच में कुछ भंवरे भी उड़ के जो है निकले, लेकिन किसी ने भी उनके ऊपर बहुत ख़ास ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस who worked right on tracing their face hooks, बल्कि जो छोटे बच्चे थे उनने भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। as if that was French too। on the roof of pigeon cooed very low, और इसी बीच कहते हैं, फ्रांज कहते हैं कि जो छत पे, रूफ पे क्या है, कुछ पिजन्स हैं जो कूक कर रहे हैं और बहुत धीरे धीरे वो बोल रहे हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फ्रांज खुद से सोचते हैं, खुद से जो है ऐसा इमेजिन करते हैं, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। तो चूँकि अब फ्रांस जो है, फ्रांस के एल्सिस और जो लॉरेंट्स हैं वो एनस्लेव होने वाले हैं और कल से जर्मन पढ़ेंगे, तो खुद से सोचते हैं कि क्या ये जो कबूतर हैं, पिजन्स हैं, वो भी कू करेंगे, इनका भी जो गाने का साउंड है वो ये क्या अभी जैसे गा रहे हैं, क्या ये भी चेंज करेंगे, ये भी जर्मन में जो है गाना गाएंगे। इवन द पिजन्स, क्या ये लोग भी गुलाम हो जाएंगे, क्या ये लोग भी अपनी जो है बोलने की जो एक तरीका है उसको भी बदलेंगे। आगे लिखते हैं, वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हेमिल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग दैन एट अनदर। कहते जब भी मैंने ऊपर की तरफ देखा अपने लिखने से, जब भी मैंने एम हेमिल की तरफ देखा, सिटिंग मोशनलेस, वो बिना हिले डुले अपने चेयर में बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट, गेजिंग मतलब होता है घूरना, एट वन थिंग दैन एट अनदर, वो पहले किसी एक चीज़ को, फिर दूसरी चीज़ को, फिर किसी और चीज़ को, लगातार एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, ऐसे एक एक चीज़ों को वो गेज कर रहे हैं, घूर रहे हैं। एज इफ़ मानो ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल।
तो वो फ्रांज कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे एम हेमिल सारी चीज़ें अपने दिमाग में फ़िक्स करना चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें कैसे इस छोटे से कमरे में क्लासरूम में दिख रही हैं, फैंसी, खूबसूरत। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। कितना खूबसूरत है ये है कि 40 साल तक, 40 years तक सेम प्लेस में रहना, विथ हिज गार्डन आउटसाइड, और क्लास के बाहर उनका खुद का गार्डन बनाया होना, आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर उनका खुद का बनाया हुआ गार्डन, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और गार्डन के सामने उनकी क्लास। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। केवल जो उनके डेस्क और बेंचेस थी वो बस कुछ नई थी, कुछ पुरानी थी, कुछ मतलब चिकनी थी, कुछ घिसी पिटी हुई थी। द वॉलनट ट्रीज़ इन द गार्डन वर टॉलर। जो वॉलनट ट्रीज़ था वो क्या हो चुका था, बहुत ज़्यादा क्या हो चुका था, लंबा हो चुका था। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ। और जो होप वाइन का प्लांट उनने प्लांट किया था वो अब क्लासरूम से होते हुए, विंडो से होते हुए रूफ तक चला गया था। मीन्स इतना बड़ा वो हो चुका था। आगे लिखते हैं, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। तो फ्रांज कहते हैं कि ये कितना हार्ट ब्रोकिंग होगा, कितना दुखी कर देने वाला होगा ये सब छोड़ना उनके लिए। पुअर मैन, अपने टीचर एम हेमिल के लिए कहते हैं बेचारे आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव। चूँकि वो ऊपर रहते थे छत में, ठीक है, ऊपर वाले फ्लोर में, तो उनकी सिस्टर अब क्या कर रही हैं, सामान को क्या कर रही हैं, लगेज को शिफ्ट कर रही हैं। पैकिंग देयर ट्रंक, सभी चीज़ों को पैक कर रहे हैं। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें पता है कि कल उन्हें देश छोड़कर, कंट्री छोड़ के जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उनके पास अंतिम लेसन तक सुनने को करेज है, साहस है, वो सुन रहे हैं। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। और राइटिंग के लेसन चैप्टर के बाद हमें हिस्ट्री का लेसन है। एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर। और कुछ बच्चे चेंट कर रहे थे एक साथ, बा बेबी वो बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। अब सभी लोगों को पता है कि अंत समय आ रहा है, तो पीछे जो लोग बैठे थे, ओल्ड हाउसर, जो ओल्ड फार्मर्स बैठे थे, वो उन्होंने क्या किया, अपना जो स्पेक्टिकल्स, चश्मा है, वो क्या किया, जो है पहना। होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। जो उनको प्राइमरी की बुक्स लिया था वो दोनों हाथों में लिए। स्पेल द लेटर्स विद देम। और अपने जो लेटर्स हैं उनको स्पेल कर रहे हैं, उनको जो है पढ़ रहे हैं। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। और वो जो ओल्ड हाउसर थे, हमने उनको देखा कि वो क्या कर रहे हैं, वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेबल्ड विथ इमोशन। और वो इतने इमोशनल थे कि उनकी आवाज़ अजीब तरीके से क्या हो रही थी, कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी। फ्रांज कहते हैं कि सुनने में ये बहुत फ़नी भी लग रहा था। टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। तो हमें हंसी तो ज़रूर आई, लेकिन हम भी क्या करना चाहते थे, रोना भी चाहते थे और हंसना भी चाहते थे। हंसी उनके आवाज़ पे आई, लेकिन चूँकि हम भी दुखी थे तो हमें भी रोने का मन कर रहा था। हाउ विल आई रिमेंबर इट। मैं इसको कैसे, इस लास्ट दिन को या लास्ट चैप्टर को फ्रांज कहते हैं, कैसे मैं कभी भूल नहीं सकता, हमेशा इसको याद रखूँगा। दैट लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। और तभी अचानक से 12 बजता है और चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, 12 बजता है। देन द एंजल्स एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियन। और जो है 12 बजने का जो है साउंड वहाँ पे चर्च क्लॉक का आता है, 12 बजने का मैसेज आता है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। शुरू में आपने देखा था कि जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे। अब वो एक ट्रम्पट के साथ, मतलब वो जो आवाज़ आती है, साउंड आता है कि अब ड्रिल समाप्त हुई, और वो क्या कर रहे हैं, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। और ड्रिल से क्या हो रहे हैं, वो अपने प्रैक्टिस से वापस आ रहे हैं। साउंडेड अंडर आर विंडोज़। और ये जो आवाज़ ट्रम्पेट की और चर्च क्लॉक की आई, वो हमारी विंडोज़ से हमें क्लियरली सुनाई दी। एम हेमिल स्टूड अप। और एम हेमिल अब खड़े हो गए, वेरी पेल, थोड़ा बीमार से, थोड़ा चिंतित से, इन हिज चेयर, अपने चेयर से। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। मैंने कभी भी उनको इतना लंबा नहीं देखा, या मुझे कभी भी इतना लंबा मैंने उनको ध्यान नहीं दिया। माई फ्रेंड सेड ही। और उन्होंने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, आए बट समथिंग चोक्ड हिम। उन्हें आए 2 बार करके कुछ कहना चाहा, बट समथिंग
चोक्ड हिम, और कुछ उनको चोक कर गया, मतलब उनकी आवाज़ आगे नहीं निकल पाई, इतना दुख था एमएमएल को। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे कुछ नहीं बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तभी वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक, चॉक का एक टुकड़ा लिया, एंड बेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, पूरी ताकत को, पूरे साहस को जोड़ते हुए, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितने बड़े से वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा वाइव ला फ्रांस। इसका मतलब है फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, या फ्रांस जिंदाबाद, इस तरीके से। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और वो उसके बाद रुक गए और अपने सर को झुका दिया दीवार की तरफ, या टच करा दिया। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना एक वर्ड बोले, ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, और उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया, और कुछ बोला नहीं, हाथ से इशारा किया। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, कि स्कूल डिसमिस किया जाता है। यू मे गो, अब आप जा सकते हैं। दोस्तों ये था आपका लास्ट लेसन, जो कि बहुत ही शानदार लेसन था। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे और वीडियोस के लिए आप अधिक से अधिक कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।